गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस, जो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का ये एक टॉपिक है, एक चैप्टर है और ये हमारा सिलेबस का यूनिट 4 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर में 4 मैंने करवाया हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ किस तरह कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि यहाँ पे कहता है बिजनेस यदि आप इंडिविजुअल को करते तो क्या होता और एचयूएफ का बिजनेस आप स्टार्ट करते तो क्या होता। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखवाया हूँ, ठीक है। देखिए बिजनेस इनकम 6 लाख मैंने लिख दिया, लेस सैलरी टू बी का इतना हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी का हुआ 75,000। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखेंगे इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पे 2 मेंबर है, ए है और बी है, ठीक है। यदि वह इंडिविजुअल बिजनेस करता है तो 1 मेंबर जो होगा इम्प्लॉई माना जाएगा, किसका? बिजनेस का एंड मनी लेंडर। इसका मतलब हम ये मान लिए, ये नहीं बोला है कि इसको ओनर मानना है इसको, तो हम लोग मान कर चले हैं ए हो गया ओनर, ठीक है, और बी हो गया इम्प्लॉई। तो इसका मतलब बी को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। यहाँ पर कैपिटल नहीं बोलना है, क्योंकि ये इम्प्लॉई हो गया तो वो मनी लेंडर है, एक दूसरे रूप में पैसा दिया है तो इसलिए इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया और लेस कर दिया बिजनेस इनकम का। अब इस पर मैंने क्या किया? टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूट किया। टैक्स ऑन 3,25,000 रुपये मैंने निकाला। तो देखिए फर्स्ट ऑन 2.5 लाख पे क्या हुआ? नील। रिमेनिंग बचा 75,000 एट द रेट ऑफ 5% 3750। लेस के रिबेट अंडर सेक्शन 87A अप टू 12,500, लेकिन इनकम है 3750, 3750 मैंने लेस कर दिया तो नील हुआ। देखिए ये कैसे हुआ, हमेशा याद रखेंगे यदि कोई इंडिविजुअल है जिसका इनकम अप टू 5 लाख है, मतलब कि कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, जिसका इनकम 5 लाख तक है, वैसे सभी एसएससी को अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग रिबेट मिलता है। कितना? 12,500 तक। 12,500 तक का मतलब जितना आपको टैक्स है उतना ही मिलेगा, लेकिन 12,500 से एक्सीड करेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3750 था, मैंने रिबेट को लेस कर दिया तो ये टैक्स लायबिलिटी नील हो गया। अब क्या निकाले? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ बी। चूंकि ए तो ओनर था, बी इम्प्लॉय हुआ, तो इम्प्लॉय को क्या मिला? सैलरी मिला और इंटरेस्ट मिला, इन दोनों को ऐड कर दिया, इसका टोटल इनकम हो गया 2,75,000। इसका टैक्स लायबिलिटी मैंने नील लिख दिया, कंप्यूटेशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया हूँ कि अगर कोई इंडिविजुअल है जिसका इनकम अप टू 5 लाख तक है तो उसको क्या मिलता है? रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इनकम तो 5 लाख से बिलो ही है, तो इसका इनकम टैक्स निकालेंगे तो नील होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 2.5 लाख पे क्या होगा? नील होगा। अगर 5 लाख तक होता तो मैं बताता हूँ, फिर दूसरे 2.5 लाख पे क्या होता? 5% 12,500, तो उसको 12,500 रिबेट मिल जाता तो नील होता है। लेकिन यहाँ पर 2,75 है, फर्स्ट 2.5 लाख पे क्या होगा? नील होगा। 25,000 पे कितना होगा? 1225। 1225 में रिबेट लेस करता है, तो इसलिए डायरेक्ट मैंने नील लिख दिया, ठीक है। अब आया एचयूएफ पे। एचयूएफ के कॉन्सेप्ट में देखिए क्या होने वाला है कि एचयूएफ में हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर ए और बी जो दोनों है ये मेंबर माना जाएगा, यहाँ पे ओनर नहीं, क्योंकि इसमें ओनर नहीं होता। ओनर कौन होता है? तो कर्ता होता है, ठीक है। मान कर चलेंगे ये कि कोई कर्ता, मान कर चलिए कोई कर्ता है, ठीक है, उसके फैमिली मेंबर कितना है? ए है और बी है। अब खुद सोचिए, तो पहले तो कर्ता का इनकम का कंप्यूटेशन किया जाएगा, ठीक है, और इस पे टैक्स लायबिलिटी को चार्ज किया जाएगा। उसके बाद ए और बी ईच मेंबर का इनकम का कंप्यूट कर देनी है, उस पर टैक्स लायबिलिटी चार्ज कर देनी है, और उसके बाद कर्ता का टैक्स लायबिलिटी और ए और बी को ऐड कर देनी है। तो देखेंगे कि एचयूएफ के कॉन्सेप्ट में कितना टैक्स लायबिलिटी बना, ठीक है। अब बोलिए कि सर ए और बी कर्ता कहीं उसी का मेंबर है तो अलग अलग क्यों निकाला जाता है? ए बी का निकलता है। आप खुद सोचिए, मान कर चलिए कोई कर्ता है, मान कर चलिए कोई फादर है, उसका 2 बेटा है, ए और बी है, ठीक है। तो कर्ता तो चाहेगा कि ए का इनकम हो या बी का हो, मेरे लिए तो बात एक ही है। लेकिन अगर अपने आप सेपरेटली ए और बी अपने आप से अगर देखेगा तो ए चाहेगा मेरे को इनकम ज़्यादा हो, बी चाहेगा मेरे को इनकम ज़्यादा हो। नहीं तो ऐसा भी होगा, ए काम करेगा बी नहीं काम करेगा, सोचेगा ये तो कर रहा है मैं नहीं भी करूँगा तो काम चलेगा। इसलिए क्या होता है, अपना अपना इनकम को कंप्यूट करना होता है, तभी दोनों आपस में मेहनत भी करेगा। तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट, बिजनेस इनकम हो गया, सैलरी टू ए और बी, चूँकि यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है, इसलिए दोनों को सैलरी मिला, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिल रही है। टोटल इनकम हो गया 3 लाख, टैक्स लगा 3 लाख पे, फर्स्ट ऑन 2.5 लाख पे नील, रिमेनिंग 50,000 पे 2500 ऐड हुआ, हेल्थ एजुकेशन से हो गया 2600। यहाँ पर रिबेट क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ पे एचयूएफ का कॉन्सेप्ट है, रिबेट जब भी मिलेगा तो इंडिविजुअल के केसेस में 2600 हुआ। फिर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ ए और बी, यानी कि सेपरेट ए और बी का निकला, यहाँ पर होगा सैलरी 2.5 लाख, टैक्स लायबिलिटी मैंने नील लिखा। क्यों?
क्योंकि 2.5 लाख तक इनकम पर टैक्स नहीं लगती है, ठीक है। और यहाँ पर तो रिबेट की बात ही नहीं होगी, ठीक है। अब क्या होगा, टैक्स इन केस ऑफ HUF 26। अब खुद सोचिए, यदि आप इंडिविजुअल का बिजनेस सेटअप करते तो टैक्स कितना होता, नील होता। HUF का बिजनेस स्टार्ट करते तो आपको टैक्स लायबिलिटी कितना देना होता, 2600 रुपया। तो आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है, तो आपके लिए इंडिविजुअल का जो बिजनेस है वो बेनिफिशियल है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट करेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे जाऊंगा या 10th, पहले इसको नोट कर लेंगे, आप लोग अच्छे ढंग से स्टडीज करेंगे। तो देखेंगे, अब मैंने उस चीज़ को मिटा दिया हूँ। अब अपने लोग को क्वेश्चन नंबर 10 पे फोकस करनी है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी है क्वेश्चन, ये पूछ भी सकता है। मैं पहले क्वेश्चन को स्टडीज कर ले रहा हूँ। कहता देखिए, द बिजनेस प्रॉफिट ऑफ ए फर्म आर कहता 4 लाख आफ्टर पेइंग कहता इंटरेस्ट टू पार्टनर ए कहता 80,000 एंड बी कहता 1 लाख द प्रिस्क्राइब रेट अंडर सेक्शन 40B एंड कहता रेमुनरेशन टू ए कहता 2,60,000 एंड कहता टू बी कहता है 2,40,000। द फर्म इज इंटाइटल टू डिडक्शन फ्रॉम इट्स ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ कहता है एट द रेट ऑफ 100% ऑफ प्रॉफिट ऑफ कहता है बिजनेस अंडर सेक्शन 80IB। फ्रॉम द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू सजेस्ट टू द फर्म वेदर द फर्म शुड पे कहता है इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन टू द पार्टनर और नॉट। कहता आपको बताना है कि पार्टनर को पेमेंट करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, आपको बतानी है, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। पहले मैं एकदम कैमरा को देख ले रहा हूँ ऑन कैमरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रॉफिट आपको गिवन है, यहाँ पर जो दिया हुआ प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में 4 लाख, ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन है, कितना है, 4 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये बताना है क्या फर्म को टैक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेमुनरेशन पे करनी चाहिए या नहीं। तो देखेंगे दोनों केस में, जिसमें ज़्यादा टैक्स होगा वो काम नहीं करनी है, जिसमें टैक्स मिनिमम होगा वो ऑप्शन अडॉप्ट कर लेनी है। तो पहले हम लोग ये मान कर चलते हैं, इफ फर्म पे इंटरेस्ट एंड रेमुनरेशन, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूट करते टोटल इनकम। तो अब खुद सोचिए, फर्म की केसेस में अगर बिफोर इंटरेस्ट और रेमुनरेशन होता था तो हम लोग इंटरेस्ट को लेस करते थे, रेमुनरेशन को कुछ नहीं करते थे। बट यहाँ पे आफ्टर है, इसका मतलब इंटरेस्ट यहाँ से रिड्यूस कर चुका है, और क्या है, सैलरी भी रिड्यूस कर चुका है, यानी कि रेमुनरेशन। तो यहाँ पे सैलरी नहीं घटनी चाहिए थी, इसलिए यहाँ पे हम लोग को ऐड कर देनी है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटनी चाहिए थी, वो लेस कर दिया, तो इसलिए उसको छोड़ के चलना है। तो यहाँ पर लिखना है ऐड रेमुनरेशन, ठीक है। ए और बी है, एक का है 2,60,000 है शायद, रेमुनरेशन है 260 और 240, 2,60,000 और 2,40,000। इसको ऐड करने के बाद ये आएगा आपको 5 लाख, ठीक है। ये आपको हो जाएगा 9 लाख। तो देखिए यहाँ पे डिडक्शन भी दिया हुआ है, तो पहले तो हम लोग को क्या करनी है, रेमुनरेशन को भी लेस करनी है, इसलिए इसको बोलना है बुक प्रॉफिट। यहाँ पे डिडक्शन भी दे रखा है, तो वो डिडक्शन को भी हम लोग को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे लेस क्या होगा, लेस रेमुनरेशन आपको होगा पहला फर्स्ट 3 लाख एट द रेट ऑफ 90%,
2,70,000 और दूसरा होगा रिमेनिंग कितना है 6 लाख एट द रेट ऑफ 60%, तो जगह 3,60,000। इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो कितना होगा 6,30,000 होगा, ठीक है। और एक्चुअल रेम्यूनरेशन पेड कितना है ₹5 लाख है, विच एवर इज लेस, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लाख कम है, तो ये हो गया आपको 4 लाख। अब यहाँ पे टोटल इनकम नहीं बोलना है, क्यों? क्योंकि इससे पहले जो भी क्वेश्चन होता था पार्टनरशिप केस में, इसको हम लोग बोलते थे बिजनेस इनकम ऑफ फर्म, बट यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम बोलनी है, क्योंकि यहाँ पे डिडक्शन दे रखा है TIB के अकॉर्डिंग, इसलिए मुझे क्या लिखनी है ग्रॉस टोटल इनकम। अब यहाँ पे लेस होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IB एट द रेट ऑफ 100%, यानी कि 4 लाख का 4 लाख यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बिजनेस इनकम ऑफ फर्म, बिजनेस इनकम ऑफ फर्म क्या हुआ नील हो गया, तो क्या होगा टैक्स लायबिलिटीज आल्सो नील होगा, इज इक्वल टू क्या हुआ नील हुआ। इसको मैं बोलूँगा केस ए, ये हो जाएगा आपको ए, ठीक है। अब देखिए ए में क्यों बोला, इसके पीछे रीजन है। क्योंकि देखिए जब भी मैंने बताया था यहाँ पे मैट का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाती है, मैट नहीं AMT अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, क्योंकि मैट तो कंपनी पे अप्लाई होती है, AMT अप्लाई वहाँ पे होती है जब कोई SSC क्लेम करती है डिडक्शन अंडर सेक्शन, ये सब सेक्शन होती है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा नोट करवा दे रहा हूँ, अंडर सेक्शन 10AA, ठीक है, 80IA, ठीक है, 80IB, 80IC, 80L, 80ALL, ठीक है, 80QB, 80RRB, और साथ ही जिसका, ठीक है, ऐसे सभी SSC पर AMT अप्लाई हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें से सेक्शन 80IB अप्लाई हो गया, एक मैट अलग चीज होती है, ये होती है AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ठीक ना। और ये किस पे अप्लाई होती है अदर देन कंपनी, कंपनी के अलावा यदि कोई SSC है उन सभी SSC पर AMT अप्लाई होती है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। कब? जब वो SSC का, ठीक ना, अगर वो क्लेम करता है अंडर सेक्शन 10AA, 80IA, 80IB, 80IC, 80IALL, 80QQB और 80RRB का यदि डिडक्शन क्लेम करता है इनमें से किसी भी एक का, तो उसको उस पर वैसे कंपनी पर अप्लाई हो जाती है AMT, और साथ ही साथ जिसका इनकम एक्सीड नहीं करनी चाहिए 20 लाख। तो ये जो होता है क्या चीज़, जो उसका जो इसमें अगर कोई AMT का क्वेश्चन है तो बुक प्रॉफिट का 18.5% और जो नॉर्मल रेट से जो टैक्स होती है उन दोनों में जो बड़ा होता है उतना उसको टैक्स पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे निकालना पड़ेगा AMT। पहले मैं एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, क्या आप लोग तक ठीक से दिखाई दे, एकदम क्लियर दिखाई दे रही है। चलिए, किसी प्रकार का इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे टोटल निकालना पड़ेगा, टोटल इनकम फॉर AMT। AMT के लिए टोटल इनकम निकालना है, AMT बोले तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या होती है, टोटल
इनकम, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया 4 लाख, ठीक है। और इसमें ऐड कर देनी होती है डिडक्शन, ऐड जो भी डिडक्शन का क्लेम किया है अंडर सेक्शन 80 IB का जो डिडक्शन मिला है वो डिडक्शन को ऐड कर देनी है पुनः। कितना मिला था, टोटल इनकम कितना था, टोटल इनकम तो नील ही था, सॉरी, टोटल इनकम नील था और ये डिडक्शन था 4 लाख, तो इसका हो गया कितना 4 लाख हो गया, इसको टोटल इनकम हो गया। ठीक है सर, देखेंगे। तो ये टोटल इनकम हो गया इसका 4 लाख, ठीक है। अब क्या होगा, इस टोटल इनकम पे निकलेगा 18.5%, तो निकालेंगे टैक्स ऑन AMT बेसिस, ठीक है। तो जाएगा टैक्स ऑन 4 लाख एट द रेट ऑफ 18.5%, 18.5% कितना होगा 1872 और 2 76, यानी कि 76,000 होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। ऐड होगा हेल्थ एंड हायर एडुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, ठीक है। तो 76,000 को 4 तो 7 चौक 28, 6 चौक 24, 30 से 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 790 इतना। एक बार आप लोग पुनः कैलकुलेट कर लेंगे, हो सकता है मुझसे कोई चूक हुई होगी कैलकुलेशन में, तो यहाँ पे दिक्कतें हो सकती है कैलकुलेशन में, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन एक बार पुनः देख लेंगे ताकि कोई इश्यू नहीं होनी चाहिए। तो मैं एक बार 6 चौक यहाँ पे हो जाएगा 4 4, 6 चौक 24 और 7 चौक 28 तो 30, ठीक है। मेरे समझ से ये ठीक है, ये होगा। तो इसको मैं बोलूँगा टैक्स, ये हो जाएगा बी। तो देखिए टैक्स पेबल ए और बी विच एवर इज मोर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 79040, ये हो जाएगा यदि वह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेम्यूनरेशन यदि वो पार्टनर को पेमेंट करेगा तो उसको इतना क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। थोड़ा लाइट ऑन ऑफ हो जा रही है इसलिए थोड़ा सा धुंधला हो जाता होगा। तो ये रहा इस सिचुएशन में। अब मुझे देखनी है जब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेम्यूनरेशन जब पेमेंट नहीं होगी तो कितना होगा टैक्स। अब क्या होगा, हाँ इससे के बाद आप हम लोग को ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल इनकम ऑफ पार्टनर। तो यहाँ पे पार्टनर कितना था, 2 ही था, तो 2 कॉलम बनेगा। यहाँ पर ए होगा, बी टोटल इनकम ऑफ पार्टनर। मैं थोड़ा देख ले रहा हूँ, शायद लाइट का फोकस आ रहा है क्या बोर्ड पे, नहीं आ रही है, चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक ठाक है। पार्टिकुलर होगा, पार्टिकुलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेम्यूनरेशन मिलेगा इसको, रेम्यूनरेशन कितना था 2,60,000 और 2,40,000। उसके बाद इसका क्या मिल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था, कितना था, एक का था 80,000 शायद, देख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो जिक्र हुआ नहीं था, मैं एक बार देख ले रहा हूँ पुनः क्योंकि फ़ोन में था। इंटरेस्ट टू पार्टनर ए का था 80,000 और बी का था 1 लाख। इसका था 80,000
और इसको था 1 लाख। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3,40,000 और ये भी होगा 3,40,000। ये हो गया टोटल इनकम हो गया। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इस पे निकलेगा टैक्स लायबिलिटीज, टैक्स इज इक्वल टू नील होगा। चाहेंगे तो आप लोग यहाँ पे कंप्यूट भी कर सकते हैं। क्यों? मैंने लिखा टैक्स लायबिलिटी नील, जबकि 3,40,000 से 2.5 लाख तक पे नील होती है, उधर रिमेनिंग बचता 90,000, तो उस पर 5% लगता, तो 9 5 45, 4,500 होता। बट मैंने क्या लिखा यहाँ पे नील। तो हमेशा याद रखेंगे क्या है, ये इंडिविजुअल हो गया, क्योंकि ईच पार्टनर आपस में एक इंडिविजुअल है, इसलिए इंडिविजुअल का टैक्स लायबिलिटी नील होती है अप टू 5 लाख तक, क्योंकि उसका इनकम अगर 5 लाख तक होता तो उसको रिबेट मिलती है 12,500 तक, तो इसलिए इसका टैक्स लायबिलिटी नील बनेगा, क्योंकि 5 लाख से भी दिन है। अगर आपको इच्छा है तो इसको कंप्यूटेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को मिटाऊंगा और पुनः इसी के बेसिस पे मैं आऊँगा फिर से। पहले इसको आप लोग नोट करेंगे। इस चीज़ को मुझे याद रखनी है कि इस केस में कितना आया, टैक्स लायबिलिटी फर्म के केस में आया 79040 आया, फर्म के केस में टैक्स बना। किस केस में? यदि वो इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन पे करती तो। अब मुझे आगे बढ़नी है, मैं इस चीज़ को पहले मिटा ले रहा हूँ, आप लोग शायद समझ गए होंगे, या मैं पहले हाँ मिटा ही दे रहा हूँ, या मैं इसी से समझा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बना हुआ है ताकि टाइम का सेविंग होगा। पहले ये समझ लीजिए कि ये तो ऑलरेडी हो चुका है एक केस में, जब फर्म